अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में सिर्फ हम डिस्कस करेंगे ईरान का मेरा टोटल कितना खर्चा हुआ है, आने जाने का, वीज़ा प्रोसेस क्या था, कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के। तो ये एक सिंपल बैठ के बस इस वीडियो में हम बात करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो देखनी है, कुछ इन्फॉर्मेशन ईरान के बारे में जाननी है, इसमें टोटल इन्फॉर्मेशन देंगे। टोटल वहाँ पे कितना खर्चा आया, होटल या हॉस्टल कैसे ढूंढने हैं, खाने पीने का क्या सीन है, वहाँ पे घूमने का क्या सीन है, और सबसे मेन क्वेश्चंस कुछ थे कि वहाँ पे क्या आप शादी कर सकते हैं, और दूसरा मेन क्वेश्चन था कि क्या वहाँ पे पाकिस्तानी जाके बिज़नेस कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। तो सिर्फ बैठ के इस वीडियो में बात होगी। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखना चाहते तो यहीं पे आप स्किप कर दें और सब्सक्राइब करके। तो खैर बात शुरू करते हैं। टॉपिक छोटी सी वीडियो बनाऊँगा मैं। बेसिकली जब ईरान का जो टूर प्लान हमारा हुआ था तो कुछ दोस्त लाहौर के थे, मैं था, हम सब ने मिलके प्लान किया। तो ईरान की एम्बेसी, सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, और पासपोर्ट लेके आप ईरान की एम्बेसी जाते हैं। वहाँ पे लाहौर में भी, इस्लामाबाद में, कोयटा में मौजूद है। जहाँ पे भी आपको इजी लगे, नियरेस्ट हो, वहाँ पे आप जा सकते हैं। वहाँ पे जाके सिंपल आपने, अब वीज़े दो तरह के हैं, एक है टूरिस्ट वीज़ा और दूसरा है ज़ियारती वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा और ज़ियारती वीज़े में क्या डिफरेंस है और आपको उसका फ़ायदा या नुकसान क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, जो टूरिस्ट वीज़ा है वो बेसिकली अगर आप जाते हैं ग्रुप के साथ, आपने घूमना है अदर सिटीज़ में, डिफरेंट सिटीज़ में घूमना है, तो आप टूरिस्ट वीज़ा लें और आप इजीली ईरान जा सकते हैं। एम्बेसी जाएं पासपोर्ट लेके, वहाँ पे आपको सिंपल एक फॉर्म मिलेगा। एम्बेसी के बाहर ही वो रिक्शे पे वो कुछ बैठे होते हैं लोग लगा के, फॉर्म वाले, वहाँ से वो फॉर्म निकाल देंगे। 100-150 रुपये का फॉर्म देंगे, वो आपको फिल करना है, आपने खुद ही उनसे करवा लें। पासपोर्ट लें और आप एम्बेसी के अंदर चले जाएँ, अप्लाई कर दें। आपको 2 से 3 दिन या 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है पासपोर्ट आपका वापस मिल जाता है और आपको वीज़ा मिल जाता है, वीज़ा आपका ग्रांटेड हो जाता है। अच्छा, अब उसमें 2 वीज़े हैं, एक है ज़ियारती वीज़ा और दूसरा है टूरिस्ट वीज़ा। अगर तो आप ग्रुप के साथ जा रहे हैं और आपने वहाँ पे घूमना है, और कुछ जैसे मैं गया हूँ तो मैंने वहाँ पे वीडियोस भी बनाई हैं, कैमरा मेरे पास था और मैं हर पब्लिक एरिया में जाके वीडियो बना रहा था। तो जो टूरिस्ट वीज़ा है उसमें आपको एक बिल्कुल लीगली आपको पता होता है और उनको भी पता होता है कि इसके पास टूरिस्ट वीज़ा है, और ये प्रॉपर सारी जो भी घूमने वाली जगह है, जो ईरान में मोस्ट फेमस प्लेसेस है, वहाँ पे जाके हम घूमेंगे। टूरिस्ट वीज़ा, एज ए टूरिस्ट मैं ईरान में गया, और अगर आप जा रहे हैं तो एज ए टूरिस्ट जा रहे हैं तो आपको या उनको पता होगा, अगर आपको इन केस रोकता है तो आप उनको दिखा सकते हैं कि सर आई एम अ टूरिस्ट, मैं टूरिस्ट हूँ। और जाहिर बात है टूरिस्ट का काम क्या होता है कि जाना, डिफरेंट प्लेसेस विजिट करना और उसके बाद फिर उस जगह की पिक्चर्स या वीडियो बनाना। और अगर आपके पास ज़ियारती वीज़ा है और आप ज़ियारती वीज़े पे अदर सिटीज़ घूम रहे हैं, अब ईरान की सारी सिटीज़ में ज़ियारतें नहीं हैं, कुछ सिटीज़ में है। चलें फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसी सिटी में गए हैं जहाँ पे छोटी सी ज़ियारत है, आप उनको कह सकते हैं कि जी मैं ज़ियारत करने आया हूँ फ़लाँ जगह की, और आप उससे हटके किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आप वीडियो बना रहे हैं, आप किसी ऐसी जगह की जहाँ पे ज़ियारत का कोई सीन ही नहीं है, तो वो हो सकता है कि आपके लिए वो डिफ़िकल्ट, ज़रा मुश्किल हो जाए। तो सबसे बेस्ट वे है कि अगर आपने टूरिस्ट जाना है एज ए टूरिस्ट तो आप टूरिस्ट वीज़ा ही लें। टूरिस्ट की फ़ीस जो है, टूरिस्ट वीज़े की फ़ीस हमने आज से तकरीबन को 1 महीना पहले हमने पे किया था 16,000 रुपये, और जो ज़ियारती वीज़ा वो सस्ता होता है, वो तकरीबन 6,000 रुपये का मिलता है। तो ये डिफरेंस है टूरिस्ट और ज़ियारती वीज़े में। लेकिन अगर आप टूरिस्ट जाना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप टूरिस्ट वीज़ा लें। अच्छा, ये तो एक बात होगी। अब आपने वीज़ा ले लिया, पासपोर्ट आपके पास है, तीसरी बात आपने एक वैक्सीनेशन कार्ड बनाना है। वो अक्सर बॉर्डर पे पूछते हैं, अक्सर नहीं पूछते। लाहौर से मैं स्टेप बाय स्टेप आपको थोड़ा सा फर्दर बताऊंगा इन्फॉर्मेशन। लाहौर से आपने बस पकड़नी है, कोयटा जाना है, कोयटा से फिर बस पकड़नी है और आपने ताफ्तान बॉर्डर पे चले जाना है। ताफ्तान बॉर्डर पे कोई, अच्छा सबसे मेन चीज़ ये कि हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट या एक वो वे बना हुआ है ईरान के बारे में, एक वो पिक्चर सेट हुई है कि बहुत ही अनसेफ है, और मतलब अक्सर लोग कहते हैं कि यार पागल हो जा रहे हो क्या, वहाँ पे तो गोलियाँ, ये वो सिस्टम, ऐसा कोई सीन नहीं है। बिल्कुल ईजी है। आप यहाँ से लाहौर से ईरान जाएँ वापस आएँ, बिल्कुल ईजी है, कोई सीन नहीं, कोई किसी किस्म का कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है। बॉर्डर पे आप जाएँ, ताफ्तान बॉर्डर पे, वहाँ पे रूम्स मिलते हैं, होटल्स अवेलेबल हैं। अगर आप रात पहुँचते हैं तो रात को आप वहाँ स्टे करें, अच्छे रूम हैं, अच्छे होटल्स मिल जाते हैं, खाना शाना हर चीज़ अवेलेबल है। और ताफ्तान बॉर्डर पे एक प्रॉपर बाजार बना हुआ है। तो उसके बाद आप सुबह 9 बजे बॉर्डर ओपन होगा, आपने कोशिश करनी है कि 7-8 बजे आप पहले बॉर्डर पे चले जाएं, क्योंकि उसकी रीज़न ये होती है कि रश होता है, आपको इजीली जल्दी आप इन हो सकते हैं।
तो 9 बजे बॉर्डर ओपन होगा, वो आपसे कुछ जो वीज़ा और पासपोर्ट चीज़ें मांगेंगे आपने वो देनी है, वहाँ पे आपकी पिक्चर वगैरह लेंगे, उसके बाद आपने आगे चले जाना है। आगे जाके आपको FIA पास करेगी पाकिस्तानी, उसके बाद आपने फिर आगे जाना है, एक और ऑफिस होगा। मतलब कि ये काफिले जब जाते हैं तो वो एक दूसरे को देख के पता चलता रहता है, और वैसे भी वो बताते रहते हैं कि अभी फलां जगह पे चले जाओ, अभी फलां जगह पे चले जाओ। तो आपने FIA क्लियर, हर चीज़ क्लियर हो गई आपकी। उसके वहाँ पे ईरान में जब आपने ईरान की इमिग्रेशन में जाना है तो वहाँ पे वो कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि आप क्यों जा रहे हो ईरान में, आपका क्या काम है। सबसे मेन चीज़ वो पूछेंगे कि आप किसको मिलने जा रहे हैं। तो आपने ये बिल्कुल भी नहीं कहना कि जी मैं फलां बंदा, ऐसे मतलब होता है ना कि बंदा झूठ बोल देता है कि मैं फलां बंदे को मिलने जा। आप वैसे ही कहेंगे जी मैं टूरिस्ट हूँ और ये मेरे पास टूरिस्ट वीज़ा है और मैं प्रॉपर मतलब मैंने विजिट करना है ईरान, मुझे पसंद है, मैंने वीडियोज़ में देखा है और मुझे पसंद है और मैं जाना चाहता हूँ, सिंपल। अच्छा, वो फिर कहेंगे कि आप किस सिटीज़, किन किन सिटीज़ में जाना, वो आपको पता होना चाहिए कि मैं फॉर एग्जांपल मैं तेहरान जा रहा हूँ, इस्फहान जा रहा हूँ, ज़ाहिदान जा रहा हूँ, मशहद जा रहा हूँ। जहाँ पे भी आप 3-4 सिटीज़ का नाम लें, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपसे पूछेंगे कि आप अभी यहाँ से फर्स्ट पहली किस सिटी में जाएंगे। आप कहेंगे जी हम यहाँ से ज़ाहिदान जाएंगे, ज़ाहिदान हम होटल में स्टे करेंगे। ज़ाहिदान का कोई भी आपने गूगल पे सर्च कर लेना है, होटल का नेम वो आपको पता होना चाहिए। पहमान पजीर, वैसे आमतौर पर हॉस्टल्स जो होते हैं वो सस्ते मिल जाते हैं, तो आपने वो सर्च कर लेना है ईरान में या ज़ाहिदान में, किस सिटी में भी आप फर्स्ट टाइम जाना चाहते हैं, पहले जाएंगे तो वहाँ पे आप वो आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो कार्ड है, वैक्सीनेशन कार्ड, वो ईरान वाली साइड भी पूछेंगे, वहाँ पे आपको वो कार्ड दिखाना होगा। नहीं होगा नहीं तो फिर आप उनको पे करेंगे। अच्छा, अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो वो आपको कहेंगे जी इतने पैसे दे दें, 2.5 लाख तुमन दे दें, 2 लाख तुमन दे दें, तो आपको देने पड़ेंगे। तो वो तकरीबन 2 लाख तुमन बनता है, कोई पाकिस्तानी 1500-2000 रुपये बन जाता है। तो सिंपल ये है कि आपके पास कार्ड होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछते, सिर्फ आपको वो स्टैंप करते हैं। स्टैंप आपने, अगर आपकी मर्जी है, अपने पासपोर्ट पे करवानी है, अपने वीज़े पे करवानी है, वो अप टू यू। तो उसके बाद आप ईरान में एंटर हो जाएंगे। ईरान में एंटर होने के बाद आप फर्स्ट क्या स्टेप है कि वहाँ से आप टैक्सी पकड़ेंगे, अपने सामान जो है लगेज है वो आप अपना टैक्सी में रखेंगे और आपको वो टैक्सी वाला ज़ाहिदान छोड़ देगा। ज़ाहिदान से आप जिस सिटी में मूव करना चाहते हैं आप इजीली जा सकते हैं। अच्छा, ये हो गया पाकिस्तान से ईरान तक का सफ़र का जो एक स्केड्यूल और एक इमेज क्रिएट, जो भी आप समझ लें इस चीज़ को, वो हो गई। अच्छा, उसके बाद वहाँ पे होटल्स सस्ते हैं, महंगे हैं, खर्चा कितना आता है, कितने दिन का खर्चा आता है, मैं दिन नहीं हिसाब लगाऊंगा, मैं पर डे का हिसाब लगाऊंगा। मतलब आपकी मर्जी है, आप चाहे महीना रहें, आप चाहे 10 दिन के बाद वापस आ जाएं। तो जो एक दिन का एक बंदे का खर्चा है वो तकरीबन कम से कम 1.5 लाख रुपया जो है वो रिहाइश का आता है, 1.5 से 2 लाख, और तकरीबन पर डे 2 से 2.5 लाख या 3 लाख रुपया वो आपको खर्चा मिलेगा, पड़ेगा आपको खाने का। अच्छा, अब होता क्या है कि तकरीबन ये बन जाती है तकरीबन को 5 लाख अमाउंट। अब 1 लाख ईरानी तुमन हो तो पाकिस्तानी बनते हैं 600 से 700 के दरमियान फिगर बनती है। तो आप हिसाब लगा लें कि वो कितने पैसे आपको पर डे के हिसाब से चाहिए होंगे, उतने दिन आप वहाँ पे यहाँ से आप अरेंज करके आप जाएं। एक बात मैं स्किप कर गया, करेंसी जो एक्सचेंज करवानी है वो आपको ताफ्तान बॉर्डर पे ही मिल जाएगी। बहुत सारे बैठे होते हैं वहाँ पे लोग, तो आप पाकिस्तानी पैसे लेके जाएं वहाँ पे, उनको बोलें रेट, आप 3-4-5 लोगों से पहले बहस कर लें, नहीं जी इतना रेट नहीं है, इतना। वो ऑन द स्पॉट उस टाइम पता नहीं क्या रेट होगा, ये वीडियो तो चलती रहेगी, तो वो आप उस हिसाब से उनसे बहस करें, थोड़ा सा और ऊपर करें तो आप उनको वो जो है वो करेंसी एक्सचेंज करवा लें। करेंसी एक्सचेंज करवा के आप सुकून से, हाँ वहाँ पे ईरान में पाकिस्तानी करेंसी एक्सचेंज नहीं होती, या तो आप अगर आपने एक्स्ट्रा पैसे लेके जाने अपने साथ तो आप यहाँ से पाकिस्तान से डॉलर कन्वर्ट करेंगे, वो लेके जाएंगे। और अगर पाकिस्तानी पैसे आपके पास हुए और आप कहेंगे कि जी मैं ईरान जाके वो मैं एक्सचेंज करवा लूँगा, तो वो बिल्कुल भी नहीं होंगे, वो वहाँ पे नहीं होते। वहाँ पे वो पाकिस्तानी पैसे की वो कहते हैं जी नहीं हमें या डॉलर दो या ईरानी तुमन या रियाल दो। तो ये हो गया वो। अब बात आती है हॉस्टल ढूंढना। बेसिकली सबसे मेन चीज़ जो है वो होती है रिहाइश और खाना। अब आपने क्या करना है, आपने होटल नहीं ढूंढना, आपने हॉस्टल ढूंढना है। हॉस्टल जो है वो थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है, बिल्कुल साफ सुथरा होता है, कोई ऐसा सीन नहीं होता कि गंदा, को बिल्कुल इजी होता है और फुल एक प्रॉपर रूम होता है, बेड होते हैं, मैट्रेस होता है। और सबसे मेन चीज़ कि इनके हॉस्टल्स में और होटल्स में अलग से किचन बना हुआ है, बर्तन हर चीज़ पड़ी हुई है। आप
अगर खाने का खर्चा भी कम करना चाहते हैं तो आप बाज़ार से जाएं, अपना सामान खरीदें, सब्ज़ी वगैरह जो भी गोश्त, आप हर चीज़ मिल जाती है। वो आप अगर खुद बनाना चाहें, मसाला जात लें, बर्तन आपको होटल या हॉस्टल में मौजूद मिलेंगे, किचन होगा प्रॉपर, हर चीज़, चूल्हा वगैरह, सिर्फ आपने पकाना है अपना। तो ये खाने का मेन खर्चा है। खाने का अगर देखा जाए तो कम से कम एक बंदे का पाकिस्तानी 2000 रुपये बनता है डेली का खर्चा। 2000 नहीं तो 1500, मतलब इतना ही बनता है। तो वो आप हिसाब लगा लें कि अगर आप 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो वो फिर वो कितना, अगर आप खुद पकाएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा सस्ता पड़ जाएगा। अच्छा, ये हो गया। अब इसके बाद बात आती है कि जी आप क्या ईरान में कारोबार कर सकते हैं? तो ईरान में भाई कारोबार आप कर सकते हैं। पाकिस्तानी, मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं कि जो ईरान में मुझे मिले हैं पर्सनली, और वो उनसे मैंने गपशप भी लगाई, तो वो ईरान में कारोबार कर रहे हैं। और आप भी अगर करना चाहें तो आप ईरान में कारोबार कर सकते हैं। अब सबसे मेन चीज़ जो है, हम समझते हैं ईरान बहुत सस्ता है, और ईरान की मतलब कि अय्याशी अगर करनी है तो आप थोड़े से पैसे पाकिस्तानी लेके जाएं और आप अच्छी खासी अय्याशी कर सकते हैं। ये गलत बात है। ईरान महंगा है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैंने ख़त करवाया ईरान में, और मुझे तकरीबन ख़त पाकिस्तानी 450 से 500 रुपये का पड़ा। अब आप हिसाब, मैंने 80,000 रियाल दिए, सॉरी तुमन दिए। अब आप हिसाब लगाएं कि 1 लाख तुमन हो तो 600 रुपये बनते हैं, या 700, 650 रुपये बनते हैं। तो मैंने उसको 80,000 दिए, तो मुझे कम से कम जो है ना वो 450 से 500 रुपये का खत पड़ा है। अच्छा, कुछ चीज़ें ईरान में सस्ती भी हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट अगर आप यूज़ करते हैं, अगर आपने लोकल टैक्सी यूज़ करनी है तो वो आपको कॉस्टली पड़ेगी। अगर आप, वहाँ की मेट्रो सिस्टम बहुत अच्छा है, वहाँ का बसेस सिस्टम बहुत अच्छा है, लोकल ट्रांसपोर्ट। और सबसे मेन चीज़, अगर आप, जैसे हमारे पाकिस्तान में उबर क्रीम, वहाँ पे एक स्नैप ऐप है, आप स्नैप कर लें। स्नैप बिल्कुल ऑन द स्पॉट आपको ऐसे सर्च करेंगे, ऐसे आपको मिल जाएगी। तो ये चीज़ है कि अगर आप स्नैप करते हैं वो भी आपको सस्ती पड़ेगी। मेट्रो यूज़ कर लें, लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लें। लेकिन अगर आप टैक्सी यूज़ करते हैं तो वो आपको कॉस्टली पड़ेगी। सबसे मेन चीज़ ये है कि उनको पता था कि ये टूरिस्ट है, तो वो नॉर्मल किराया जो ईरानी है उससे वो थोड़ा सा ज़्यादा मांगते हैं। और वो फिर वो टैक्सी, जो प्राइवेट टैक्सी, वो इतनी सेफ भी नहीं होती। आपने हमेशा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी है। अगर आपने कहीं दूर जाना है, मतलब एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना है, तो आप बस का इस्तेमाल करें या ट्रेन का इस्तेमाल। ट्रेन तो बहुत कम मिलती है। ट्रेन अगर आप जाएँ तो लाजमी ईरानी ट्रेन विज़िट कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। मैं मिस कर चुका हूँ और मुझे वो अभी तक दुख है। तो बहुत लग्जरी किस्म की ट्रेन है, लेकिन उसकी जो है वो थोड़ी सी मुश्किल ये है कि आपको तकरीबन 5-6 दिन पहले टिकट्स बुक करवानी पड़ती हैं, तो वो उसमें रश बहुत होता है, बुकिंग नहीं होती। तो खैर, अगर आप ट्रेन यूज़ करें बेस्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस यूज़ करें बेस्ट है, स्नैप यूज़ करें वो बेस्ट है, क्योंकि वो स्नैप एक रिस्पॉन्सिबल ऐप है। और आप अगर यहाँ से कहीं भी जगह पे जाते हैं इन सिटी, तो वो एक प्रॉपर सिस्टम है, वो कोई ऐसा डर वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप प्राइवेट करते हैं, प्राइवेट टैक्सी में मसला नहीं है कोई भी, हमने यूज़ की है लेकिन कोई इशू नहीं हुआ। लेकिन फिर भी एक सेफ्टी अपनी, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो बंदा जाता है, मैं फर्स्ट टाइम जब जा रहा था, मेरे जो है वो एक माइंड कंसेप्ट ऐसा था, माइंडसेट बना हुआ कि यार ईरान तो पता नहीं कैसा है, मार देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। यार मैं ईरान को फाइनल फ्लज, अगर आप कहें ना, तो मैं उसको फाइनल फ्लज एक मिनी यूरोप का नाम दे के आया हूँ। तो ईरान में बहुत अय्याशी है, बहुत ही ज़्यादा ओपन माहौल है, ओपन माइंडेड लोग हैं। अगर आप पब्लिक एरिया में किसी भी ईरानी से बात करते हैं, वो आपको अच्छी तरह जवाब देगा। उनको समझ नहीं आती, उर्दू समझ नहीं आती, इंग्लिश समझ नहीं आती, वहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत है, लेकिन फिर भी वो आपको समझाने की कोशिश करेगा। इवन कि वो अपने मोबाइल में ट्रांसलेटर डाउनलोड करेगा, इंस्टॉल करेगा, और वो आपको ट्रांसलेटर के ज़रिए समझा के आपको वो अपनी जो बात जो भी समझानी है, आपने जो पूछी है, वो आपको बताएगा, गाइड करेगा प्रॉपर। अच्छा, ये बात लंबी हो रही, मैं ज़रा थोड़ा सा शॉर्ट कर लूँ। वहाँ पे नेट इशू है। अगर आप यहाँ से जाएं तो वो एक प्रॉपर वहाँ पे VPN मिलता है, वो आपको परचेज़ करना पड़ेगा। पहले ईरानी सिम लें, वो आपको बॉर्डर से ही मिल जाएगी ईरानी सिम। वैसे वहाँ से भी मिल जाएगी, लेकिन बॉर्डर से भी मिल जाती है इजीली, आप वहाँ से ही सिम ले लें। उसके बाद आप नेट को उसमें वैसे नेट पैकेज होगा, लेकिन आपको वो थोड़ा होगा, आपको दोबारा करवाना पड़ेगा। VPN आप डाउनलोड करें, व्हाट्सएप वहाँ पे नहीं चलता, सोशल मीडिया ऐप्स वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चलती। VPN के साथ चलती हैं, वैसे नहीं चलती। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर चीज़ बंद है वहाँ पे, कुछ भी नहीं चलता, सिवाय नॉर्मल गूगल के अलावा और कुछ भी नहीं चलता वहाँ पे।
तो ये सबसे बड़ी मुश्किल आती है कि जब हमें आदत है कि हमने बैठे टिकटॉक ओपन कर लिया, फेसबुक ओपन कर ली, यूट्यूब, तो वो एक वहाँ पे जाके फिर वो ये है कि थोड़ी सी आदत भी कम हो जाती है। और फिर वैसे भी आप घूमने गए हैं तो आप घूमें। अच्छा, सबसे मेन बात ये, मैं उस पॉइंट पे आता हूँ, क्या ईरान में शादी कर सकते? ईरान में बेसिकली शादी आप कर सकते हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो जिन्होंने वहाँ पे जाके शादी की है, लेकिन ईरानी गर्ल्स का एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, ईरानियों का एक कॉन्सेप्ट है शादी करने का, कि वो कहते हैं कि जी शादी हो गई, निकाह हो गया, उसके बाद लड़का तब तक अपनी दुल्हन को या अपनी फियांसी को अपने घर नहीं लेके जा सकता जब तक वो उसके लिए अलग घर नहीं बना सकता। तो वो ये एक लंबा प्रोसीजर है। और सबसे मेन चीज़ ये है कि आप ईरानी किसी भी लड़की को पाकिस्तान नहीं लेके आ सकते, वो सिस्टम नहीं है वहाँ पे, वो मतलब वीज़ा ही नहीं मिलता उनको। तो ये थोड़ी सी, हाँ, ईरानी लड़कियाँ पाकिस्तानियों को पसंद करती हैं, लेकिन वो ज़्यादा जर्मन और तुर्किश लोगों को ज़्यादा वो वहाँ पे ज़्यादा प्रेफर करती हैं, वो वहाँ पे ज़्यादा जाना चाहती, इसलिए थोड़ा सा वो अवॉइड। लेकिन ये है कि आपके साथ फ्रेंडली होंगी, आपके साथ गपशप लगाएंगी। आप कोई ऐसी ईरानी फैमिलीज आपको मिल जाती हैं जो आपको कहते हैं कि हमारे घर आए, जैसे हमारे साथ, तो अगर मेरे पुराने व्लॉग्स आपने देखे हैं तो ये बहुत एक फ्रेंडली माहौल है। लेकिन शादी शुदी वाला कोई कॉन्सेप्ट मैंने नहीं देखा, तो ये एक अफवाह है या जो भी है, बहरहाल। हाँ, लेकिन पाकिस्तानी ने वहाँ पे जाके शादी की भी है, ये नहीं कि नहीं की, लेकिन वो ये है कि फिर वहीं के हैं, वापस नहीं आ सकते। इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट है, इस तरह का सीन है। तो खैर कुछ क्वेश्चंस ये जो थे मैंने आपको क्लियर कर दिए। बाकी अगर कोई मेन बात रह गई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोबारा पूछ सकते हैं। और ईरान बिल्कुल सेफ़ है, आप इजीली जाएं, इजीली वापस आएँ, कोई मसला नहीं है। एक बंदे के लिए जो है वो कम से कम कोई 1.5 लाख रुपये होना चाहिए एक बंदे के पास। फिर वहाँ पे आप नॉर्मल जो है वो टूर कर सकते हैं, 15 दिन का, 20 दिन का। और इसके बाद फिर ऊपर आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो 5 लाख भी लगा लें, वो आपके शौक़ है। तो खैर इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ईरान सीरीज़ आज ख़त्म हो गई और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग्स आते रहेंगे। सब्सक्राइब चैनल को करें और सपोर्ट करें, इंशाल्लाह ज़रूर अच्छे व्लॉग्स आपको मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।